हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं, सेफ हैं। यस, हमेशा की तरह मैं आपका अपना ऋषभ उपाध्याय, आपके अपने फेवरेट से यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान से। स्टूडेंट, एज यू नो, हम लोगों ने SCV2 सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, जिसका पहला पार्ट मैंने आपको दे दिया। जिस पार्ट में मैंने चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को लिया था, जिसकी 8 न्यूमेरिकल बहुत ही मजेदार तरीके से और बहुत से कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको बताया। आज उसी न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाएंगे। मतलब समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड पे मैं ला दे रहा हूं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका होगा अब तक, और आप उसको करो सॉल्व। वीडियो को पॉज कर लो, अगर सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो, नहीं तो मेरे साथ देखो बोर्ड पे कैसे सॉल्व। क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं पहले आपको समझा दूं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कि 100 ग्राम ऑफ वाटर है। देखो स्टार्ट कर देते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 का सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यही ओवरऑल मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला केस में तो यही पूछ रहा है, ठीक है? उसके बाद भी कुछ केसेस हैं, मैं उसको पहले बाद में बताऊंगा। पहले ये सुनो कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है? तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री से लेके चलते हैं। केमिस्ट्री वाले क्या कहते हैं कि H2O मतलब वाटर, 1 मोल ऑफ H2O को अगर मैं देखूं तो 1 मोल ऑफ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे यार सर, इसको भी अब आप बता रहे हैं? ये तो केमिस्ट्री में क्लास 10th में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अरे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए? 10 ही बना दिए ना। तो यही तो मैं भी कह रहा हूं। तो 10 इलेक्ट्रॉन आपके 1 मोल्स में हो गए। ये तो आपको बात पता चल गई। अब इस 1 मोल का इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता चल गया तो आपको इतना ये भी तो पता है कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद अब अगला स्टेप क्या होता था। मतलब क्लास 10th में आप केमिस्ट्री में सॉल्व कर चुके हो, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। देखो, करने का सेंस ये बेटा कि 1 मोल ऑफ H2 हमको पता हो जाने के बाद अब आगे का जो जर्नी है वो 18 ग्राम पे चल जाएगा, ठीक है? 18 ग्राम ऑफ H2O जो होता है ये हमारा बताता है कितना मॉलिक्यूल्स। 18 ग्राम ऑफ H2 हमको कितना मॉलिक्यूल्स बताता है? 18 ग्राम ऑफ H2 हमको बताता है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो या उसको आप मोल्स बोल सकते हो। तो इतना जब आपको मोल्स कॉन्सेप्ट्स को पता है तो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स लगाओ तो ये भी जान जाओगे कि 18 ग्राम ऑफ H2O में 6.023 इंटू 10 का पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे नहीं समझ में आया? अरे यार बाबा, ये देखो कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स? इतने मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि एक में तो इतना है तो इतने में कितना? बचपन वाला से करते आए हो सॉल्व, फिर भी ये करा रहे हो। तो ये आप जब समझ गए तो इसके बाद थोड़ा सा ही सॉल्व तो करना है इसको। ये आपका हो जाएगा 10 के पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे 18 ग्राम में है। ध्यान देना, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे 18 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स में हो गए। सर ये कहां से आया? अरे बेटा, ये तो होता है, ये तो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं। आप केमिस्ट्री पढ़े होगे तो ये जानते होगे कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? नहीं होते हैं तो केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर्स बहुत जल्द मैं दे दूंगा आपके चैनल में, उसमें देख लेना। तो 18 ग्राम ऑफ H2O जब आपने इतना देख लिया तो 18 ग्राम के बाद आप थोड़ा 100 ग्राम को मिला दो, क्योंकि जब 18 देख गए तो 100 ग्राम को देखने में क्यों कर रहे हो देरी? 100 ग्राम ऑफ H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 24 और होल अपॉन में 100। तो ये आ गए आपके इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू। सॉरी, मैं 100 बोलो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 18 होगा क्योंकि 18 यहां रखोगे ना और 100 मल्टीप्लाई करोगे यहां पे, ठीक है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? मैं उनको जवाब दे रहा हूं, सुनो, मैं उनको जवाब दे रहा हूं, बहुत जल्दी जवाब दे रहा हूं, सुनो। क्या आपको ये नहीं पता है एक पेंसिल का दाम 2 रुपए है तो 10 पेंसिल का दाम कितना होगा?
इतना तो पता ही नहीं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं ये कहूं आपसे कि 5 पेंसिल का दाम 10 रुपए है, तो 10 पेंसिल का दाम निकालो, तो आप क्या करते हो, पहले एक पेंसिल का दाम निकालते हो, फिर 10 से उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। मैंने भी यही किया है कि 18 ग्राम ऑफ H2O को इतना इलेक्ट्रॉन्स था, तो मैंने 1 ग्राम ऑफ H2O निकाल लिया। 1 ग्राम ऑफ H2O का मतलब क्या, इतना अपॉन में 18। अब एक में मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 ग्राम वाले H2O का पता चल गया। आई होप समझ गए होंगे। तो ये इतनी जर्नी आप समझ गए। तो इसके बाद का देखो मैं यहां पे थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूं। 100 ग्राम ऑफ H2O को मैंने इतना पाया, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यूज में यहां पे लिख दे रहा हूं कि 100 ग्राम ऑफ H2O इज जस्ट इक्वल टू, सॉल्व करके मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं जो आपको सॉल्व करने के बाद मिलेंगे, वो होंगे आपके 3.35 इंटू 10 का पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ध्यान देना, 100 ग्राम ऑफ वाटर में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3.35 इंटू 10 का पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा ये हमको निकालना है। देखो बचपन वाला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। एन हमको पता चल गया है, ई तो हमको पता था पहले से ही, मतलब सर अरे सर अरे सर, इसको भी करते हैं आप सॉल्व, अरे सर मजाक कर रहा हूं। देखो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, देन आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट वैल्यू 5.34 इंटू 10 का पावर 6 कूलम। दिस इज द टोटल चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कितना मजेदार था, कितना इजी था। तो सॉल्यूशन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। बहुत अच्छे से सॉल्यूशन है। कॉन्सेप्ट कहां तक थे, कॉन्सेप्ट यहीं तक थे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लास 10 के थे। कुछ क्लास 10 में मिले थे, कुछ क्लास 11th में मिले थे। उन दोनों को मिलाने पे मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं इरेज करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 को लाता हूं, ठीक है। तो बोर्ड पे आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10। देख लो बोर्ड पे, जो बच्चे सॉल्व करना चाहते हैं वो सॉल्व करें, नहीं तो मेरे साथ सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द 100 ग्राम ऑफ वाटर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन एंड ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ द लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज इफ these two particles are placed 10 centimeter away from each other, find the force of attraction between। अरे यार बहुत आसान है। देखो अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी जस्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर को ही लिया था। अब उस 100 ग्राम ऑफ वाटर में मुझे कितना चार्ज मिला था, Q की वैल्यू कितनी मिली थी, याद होगा, अभी जस्ट सॉल्व किया 5.34 इंटू 10 का पावर 6 चार्ज कॉलम, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको मिली थी, टोटल चार्ज की वैल्यू मिली थी। अब देखो इतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होगा और इतना ही उसमें प्रोटॉन्स भी होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल फिनोमेनन देखने को हमको मिलता है हमेशा, अक्सर मॉलिक्यूल समय न्यूट्रल फिनोमेनन्स के में नजर आते हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस नजर आते हैं एटम्स में, ये आप जानते भी हो। तो इतना ही आपका, ध्यान देना, इतना ही आपका प्रोटॉन भी होगा और इतना ही आपका इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक। तो हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह ये रहा है कि H2O में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ हो गए, यूनिटी बना लिए, और प्रोटॉन और प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक साथ हो गए, वो भी यूनिटी बना लिए कि अब मैं तो पीछे नहीं रहूंगा। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला है, कितना कहा है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कह दिया कि 10 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताना है कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। ये तो वेल नोन है कि फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू जी, सर जी कहां से लाती है, ग्रेविटेशन ला रहे हैं क्या, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। देन K की वैल्यू वेल नोन 9 इंटू 10 का पावर 9 एंड Q1 की वैल्यू अभी निकाला है 5.34 इंटू 10 का पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5.34 इंटू 10 का पावर 6 एंड होल अपॉन में R, दैट इज 10.0 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। एंड लॉकडाउन चल रहा है तो काम तो कुछ आपको होगा नहीं, घर पे खाली बैठे होगे, सॉल्व कर लो इसको। जब खाली बैठे हो तो खाली बैठने के लिए अगर सॉल्व करोगे तो मत करो, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू इसकी आएगी
2.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 न्यूटन, ये वैल्यू आएगी आपकी फोर्स की, और यही होगा आपका आंसर। क्वेश्चन में केवल यही बोल रहा था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन होगा, कितना इजी था, पहले वाला कॉन्सेप्ट ही हमने यहाँ पे थोड़ा सा यूटिलाइज किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से इरेज कर देते हैं, क्योंकि बैक टू बैक जल्दी जल्दी हमको देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पे आपके आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग 12 पे चलेंगे, पहले 11 तो सॉल्व कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार और समझा दे रहा हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से। कह रहा है कि कंसिडर ए गोल्ड, अरे बाप रे सोना आ गया जो बहुत महंगा है। कंसिडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ ए रेडियस 6.9 फर्मी। ध्यान देना, क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, क्योंकि हमको गोल्ड का न्यूक्लियस को ध्यान दे देखना है, और उस गोल्ड के न्यूक्लियस का रेडियस दिया हुआ है फर्मी में, और कितना दिया है वो रेडियस, आर की वैल्यू, रेडियस कितना दिया है, 6.9 फर्मी। आई होप जानते हो कि एक फर्मी में आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो 6.9 फर्मी में कितना होगा, 6.9 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। तो ये आपको पता है, ये आपका रेडियस हो गया। किसका रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया आपके न्यूक्लियस का। कौन से न्यूक्लियस, गोल्ड के न्यूक्लियस का। तो अब आगे क्वेश्चन तो देख लो, पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 11। क्वेश्चन बाबू ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के बारे में हो गया बातें, in which the proton and neutron are distributed. Find the force of repulsion between the two protons situated at a largest separation. Why they do these protons not fly apart under this repulsion? बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, लेकिन बहुत आसान है। इतना आसान भी क्यों दे दिए सर आप? मैंने नहीं दिया, ऐसी वर्मा ने इनको दिया है। देखो क्वेश्चन कैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर में बना रहा हूँ न्यूक्लियस का। सपोज करो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आ गया आपका न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद है, ठीक है, इस तरीके से प्रोटॉन्स मौजूद हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें न्यूट्रॉन्स भी होंगे। ओके, अब इसका रेडियस ध्यान दो, इसका रेडियस दिया है 6.9 फर्मी, ये इसका रेडियस है। ओके, अब कह क्या रहा है कि अगर इसका प्रोटॉन एक्सट्रीम पोजीशन पे हो जाए, अब सारे को हटा दो, केवल प्रोटॉन्स को, दो प्रोटॉन्स को देख लो। सपोज कर लो कि एक प्रोटॉन यहां पे है उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे, और दूसरा प्रोटॉन यहां पे है उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे। मतलब उन दोनों प्रोटॉन के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, उन दोनों प्रोटॉन के बीच में हो गया इसका 10 दुगना। ये तो रेडियस था, इसका 10 दुगना जब करोगे तो वो आ जाएगा आपका 13.8 फर्मी। तो ये 13.8 फर्मी आपका आ गया दो प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक, दैट इज उसका डायमीटर आप बोल सकते हो। तो ये जब डिस्टेंस आपको पता चल गया, दैट इज दोनों पार्टिकल्स के बीच का वैल्यू आपकी पता हो गई, तो आपको अब तो समय नहीं लगना चाहिए फोर्स को निकालने के लिए, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो Q1 Q2 अपॉन में R²। सर अभी तक यही फोर्स काम कर रहा है कब से, अभी आगे देखो कॉन्सेप्ट्स बहुत पेचीदा हो जाएंगे ऐसी वर्मा में। प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर कर दो, और होल अपॉन में रेडियस अब आपके होगा 13 इंटू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। ओके, देन आफ्टर सॉल्विंग इट, मैं आपके लिए सॉल्व करके लाया हूं वैल्यूज, ठीक है। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 1.2 न्यूटन, 1.2 न्यूटन। इसको सॉल्व करके तुम देख लेना, ये आपका फोर्स की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, यही आपका सॉल्यूशन का आंसर होगा, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, कॉन्सेप्ट आपका सामने था। आप गलती कहां करते, रेडियस दिया था, आप दोनों बीच का सेपरेशन मान लेते, तो यही आप गलती करते होगे। लेकिन आपको सेपरेशन क्या लेना है, दो प्रोटॉन्स के बीच का सेपरेशन, जो कि आपका उसका जस्ट दुगना होगा, जो कि डायमीटर कहलाएगा। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम फटाक से इरेज करते हैं, क्योंकि देख लिए होंगे कुछ बच्चे यहां तक सॉल्व करते भी होंगे और कर भी लिए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं कर पाए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं, जो बोर्ड पे आपके आ चुका होगा, उसको पढ़ते रहो, मैं आपके अपने नोटबुक में कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कह रहा है कि टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाट इज अ फोर्स विद अ फोर्स 0.1 न्यूटन
एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर स्फीयर ड्यूरिंग रबिंग। मतलब कि दो स्फीयर है, दो स्फीयर को हम लोग दोनों को एक दूसरे से रब करा रहे हैं। अब रब कराते समय उन दोनों में देखो ध्यान देना चार्जेस ट्रांसफर होंगे, ठीक है। जैसे कि ये अगर आपका एक स्फीयर है S1 और ये आपका स्फीयर है S2, तो रब करने के बाद दोनों में चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है, ड्यूरिंग रबिंग, ये आप भी जानते हो। और रब करने के बाद इसको रख दिया गया एक डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे रखा गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग किसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। अब जब ये ऐसा किया गया तब उनके बीच में फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू कितनी दिया गया क्वेश्चन में 0.1 न्यूटन। तो 0.1 न्यूटन उनके बीच में फोर्सेस लग गए। अब हमको ये बताना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग रबिंग, रब करते समय, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, ये हमको बताना है। ध्यान देना चार्ज नहीं बताना, क्योंकि आप यहां पे लगाओगे अगर ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, देन हियर Q1 एंड Q2 बराबर होगा, क्योंकि आपका रबिंग प्रोसेस हुआ है और रबिंग प्रोसेस में चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ये बात आपको पता है। तो जब चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो 0.1 न्यूटन इज जस्ट इक्वल टू 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाई Q स्क्वायर एंड होल अपॉन में 1 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतना तो आप आराम से कर लेते हैं। इसके बाद जो Q की वैल्यू आप निकालोगे वो Q की वैल्यू क्या आएगी, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 × 1 × 10⁻2 का होल स्क्वायर एंड होल अपॉन में 9 × 10⁹। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके वैल्यू लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, 1 अपॉन में 9 × 10 का पावर, आई होप सॉल्व करके मैंने किया था 10 के पावर -14, ठीक है। एंड Q का रूट सॉल्व करो तो उसकी वैल्यू आप पा जाओगे 0.3, क्योंकि इसका आप करोगे 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 का आप सॉल्व करो 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -7, तो ये आएगा आपका चार्ज की वैल्यू कॉलम में। बट ध्यान देना कि ये आपका टोटल चार्ज आया है, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, इट सेंस बेटा कि आपको Q इज इक्वल टू यानी लगाना पड़ेगा। Q की वैल्यू आपको पता चल गया है 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -7, गेट इट। एंड N की वैल्यू निकालनी है तो E की वैल्यू तो आपको पता ही है 1.6 × 10 का पावर -19। तो इस वैल्यू को करो सॉल्व, और मैं सॉल्व करके लिख दे रहा हूं कि N का वैल्यू आपका आएगा, N का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2.08 मल्टीप्लाई 10 का पावर 11 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने सॉल्व करके लिखा था और मैं आपको वैल्यूज डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आपका टाइम बचा दिया हल्का सा, ठीक। तो ये आपकी हो गई वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए, ध्यान देना, जो ट्रांसफर हुए। तो ये सॉल्यूशन था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देख लियोगे, फटाक से इरेज करते हैं क्योंकि 11 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 11 वाला क्वेश्चन, सॉरी मैं 11 बोल रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, आगे जाना चाहिए तो पीछे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप बोर्ड पे देख लिए होगे, क्या आ गया, कह रहा है कि NaCl, वाओ आ गया केमिस्ट्री फिर से, क्या बात है। आ जाओ बेटा केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है NaCl है, ठीक। NaCl कंपाउंड आप जानते भी हो। NaCl molecule is bound due to electric force between the sodium and chlorine when one electron of Na is transferred। अच्छा, मान लो ये Na है और ये है आपका Cl। अब Na से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, Cl के पास चला गया, तो ये लॉस कर गया, निगेटिव साइन गेन कर जाएगा, और ये गेन कर गया, पॉजिटिव साइन गेन कर जाएगा, ठीक है। कितना पॉजिटिव साइन गेन करेगा, जितना ये यहां से नेगेटिव साइन वो लॉस किया ना, मतलब कि दोनों पे चार्जेस इक्वल होंगे। Q1 और Q2 की वैल्यू बराबर लोगे आप, वो भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, कितनी होगी 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपने अभी देखा
कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो दोनों पे चार्जेस की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि उनके बीच में ट्रांसफर होने के बाद बिटवीन द टेकिंग सेपरेशन, उनके बीच का जो सेपरेशन तुम लोगे वो दे रहा 2.75 इंटू 10⁻⁸ मीटर। ओहो, सेपरेशन ये है, कोई बात नहीं। तो आर की वैल्यू आपको दे दिया 2.75 इंटू 10⁻⁸ मीटर। तो जब आपको पता चल गया कि आर की वैल्यू क्या है, ठीक है, आर की वैल्यू क्या है पता चल गया। अब आपको क्या निकालना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बच्चा भी निकाल देगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। तो 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई चार्ज की वैल्यू तो इतनी ही होगी ना यार, इसका होल स्क्वायर। एंड रेडियस क्या लोगे आप, 2.75 इंटू 10, सॉरी मैं रेडियस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस क्या लोगे आप, इतना लोगे, ठीक। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट वैल्यू कितनी आई है, डायरेक्ट वैल्यू आपकी आएगी 3.04 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, इतनी ही आएगी। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी था। अभी तक तो हम इसी क्वेश्चन पे सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी इसी फॉर्मूला पे सॉल्व कर रहे हैं, F = K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर से। अब इसके बाद की कहानी स्टार्ट होगी, ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को आपके बोर्ड के सामने लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे होगे, सॉल्व करते रहो तुम, वीडियो पॉज करते रहो। और कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ E एंड G बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। ये तो सब लोग कर लेंगे। अरे यार सर आप भी ना इतना इजी सा क्वेश्चन करा रहे हैं। हमें निकालना है Fe अपॉन में Fg। बचपन में तो पढ़ा था 10⁻38, लेकिन उसको आज सॉल्व कर रहे हैं। यस, ये दो प्रोटॉन है, ये P1 है, ये आपका दूसरा प्रोटॉन है P2 है। इन दोनों प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कि कितना है, ठीक है। ध्यान देना बेटा कि इसका डिस्टेंस हमको पता नहीं है कि कितना होगा। और जब डिस्टेंस नहीं पता है तो डिस्टेंस R ही लेके चल जाओ, मतलब कि Fe का वैल्यू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, एंड Fg की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स है G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास, सॉरी प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बताओ, 1.67 इंटू 10⁻⁻31 kg। और चार्ज कितना होता है ये तो जानते ही हो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है। तो ये चार्ज था और वो आपका मास था। इसी का थोड़ा सा हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। कैसे, Fe अपॉन में Fg जब करोगे तब आप देखो क्या क्या कैंसिल होने वाला है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर एंड होल अपॉन में G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। तो R स्क्वायर और R स्क्वायर को फटाक से भगवान के पास भेज दो, मतलब कैंसिल कर दो। तो जब आप कैंसिल, सॉरी ओ माय गॉड इतना ब्लंडर मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे बाबा मैं तो K अपॉन G कैसे कैंसिल होगा, ये तो केवल R कैंसिल होगा ना। सॉरी बाय मिस्टेक, K अपॉन G कैंसिल नहीं होगा। तो K अपॉन G जब कैंसिल नहीं होगा तो उसकी वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर एंड होल अपॉन में G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 एंड मल्टीप्लाई बाई 1.67 इंटू 10⁻31 का होल स्क्वायर। और कर दोगे इसको सॉल्व, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ। सॉल्व करने के बाद Fe अपॉन में Fg की जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो आपकी आएगी 1.24 इंटू 10⁻38। ये आएगा आपका डायरेक्ट वैल्यू। आसान था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, इसको सॉल्व करके बता दिया आपको। तो ये वैल्यूज लिख लो, ठीक है। सॉल्यूशंस का आपको पता है कि सॉल्यूशन कैसे हुआ और रेशियो कैसे निकाला गया। आसान क्वेश्चन है, अभी तो आसान मिल रहे हैं, आगे चल के मेहनत करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 रेस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड पे आपको शो होता होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स acts between two proton which may be written as F = O। हो, ये क्वेश्चन में थोड़ा मजेदार लग रहा है।
क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स है F न्यूक्लियर, और वो न्यूक्लियर फोर्स है कितना, CE की पावर में -KR में R²। ठीक है, ये न्यूक्लियर फोर्स दिया गया है, क्वेश्चन का है। पहले में बताना है कि राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अप्रोप्रिएट SI यूनिट ऑफ C एंड K, मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला भी हमको बताना है और C और K का यूनिट भी बताना है। वाओ, ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा मजेदार। लेकिन इसको स्टार्ट करने से बेटा मैं पहले आपको ये बता दूं ना कि जो KR है वो है आपका एक नंबर। अभी आप न्यूक्लियर फोर्स पढ़ोगे ना तो इसमें बताया जाएगा कि KR जो है वो एक नंबर होता है। मतलब जब आप डायमेंशन देखोगे, किसका डायमेंशन ऑफ KR देखोगे ना, तो वो डायमेंशन आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नंबर का डायमेंशन कहां होता है, नंबर का डायमेंशन कहां होता है, नहीं होता है ना, तो इसका डायमेंशन आप तुम नहीं देखोगे। तो ये कॉन्सेप्ट पहले देख लेना कि ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना कि KR जो है एक नंबर है, बट K का डायमेंशन होगा, ध्यान देना, R का डायमेंशन होगा, ध्यान देना, K का भी डायमेंशन होगा और R का भी डायमेंशन होगा, लेकिन KR दोनों मिलकर नंबर है। आगे चलो अब अगर हम लोग डायमेंशन देखने वाले हैं, डायमेंशन ऑफ Fn, अगर हम Fn का डायमेंशन देखेंगे तो वो Fn का डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ C अपॉन में डायमेंशन ऑफ R², क्योंकि डायमेंशन ऑफ KR तो हम लेंगे नहीं। और आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े होगे क्लास 7 में, जिसमें ये एक्सपोनेंशियल टर्म को डायमेंशनली सॉल्व करना देखे होगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को भी याद किए होगे, तो उसी का यूज करके हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया कि डायमेंशन ऑफ C है अपॉन में डायमेंशन ऑफ R² है, क्योंकि इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, किसका डायमेंशन नहीं होगा, KR का डायमेंशन तो होगा नहीं। तो आगे चलो, डायमेंशन ऑफ Fn तो तुमको पता ही है, MLT-2 मतलब फोर्स है, कोई भी फोर्स होगा ए डायमेंशन होगा। डायमेंशन ऑफ C हमको निकालना है, डायमेंशन ऑफ C हमको निकालना है, मतलब कि कोष्टक में C ही लिखते हैं सिर्फ, एंड होल अपॉन में डायमेंशन ऑफ R² L²। ठीक, देन C की वैल्यू क्या मिल गई, थोड़ा नीचे हो जा रहा है क्या, चलो ऊपर बता दे रहा हूं, C की वैल्यू क्या मिल गई तुमको, C की वैल्यू क्या मिल गई तुमको, ये L² उधर भेज दो ना, ML⁻³ T⁻², ये C का डायमेंशन मिल गया। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ C, ये C का डायमेंशन मिल गया। तो इसको नोट कर लो, C का डायमेंशन मिल गया। जब डायमेंशन मिल गया तो यूनिट तो बना ही सकते हो ना यार। यूनिट देखो कैसे बन जाएगा, अरे यार नहीं अरे यार यूनिट ऑफ C क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, न्यूटन डिस्टेंस स्क्वायर मतलब कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट बन गया, बहुत प्यारा सा चलो, तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसको अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम लोग काम करने वाले हैं KR पे। ठीक है, KR पे काम करेंगे, इसको नोट कर लियोगे। मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से इरेज कर दिया। ठीक, यहाँ से इरेज कर दिया। अब KR पे हमको काम करना है, तो KR पे काम करने के लिए K का डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन ऑफ जो K होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन में डायमेंशन ऑफ R, क्योंकि इस पूरे के तो डायमेंशन तो कुछ होगा ही नहीं, तो डायमेंशन ऑफ जो K होगा वो 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ R ही हो गया ना। अरे यूनिट डायमेंशन पढ़ो, मैंने भी पढ़ाया है, उसमें देखो जाके। ठीक है, डायमेंशन ऑफ K, तो डायमेंशन ऑफ K आप क्या पा गए, डायमेंशन ऑफ K क्या पा गए, L इनवर्स, और यूनिट क्या मिल गई आपको, मीटर इनवर्स। दोनों चीज बता दिया। तो ये थोड़ा सा मजेदार था, बट अभी इसका मैंने तुमको केवल A वाला पोर्शन को सॉल्व किया, अभी B वाला पोर्शन बाकी है। ठीक है, तो B वाले पोर्शन का भी सॉल्यूशन देख लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। B वाले का भी सॉल्यूशन देख लो। B वाले में क्या कह रहा है, B वाले में कह रहा है बेटा, सपोज दैट K की वैल्यू, सपोज कर लो, B वाला का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, सपोज कर लो K की वैल्यू 1 फर्मी। आप देखो यहां से भी तुम पकड़ सकते हो कि देखो वैल्यू क्या दे दी, K का वैल्यू दे दिया 1 फर्मी इनवर्स। फर्मी इनवर्स मतलब क्या, फर्मी इज द मेजरमेंट ऑफ द मीटर, दैट इज द लेंथ। देन लेंथ इनवर्स मतलब ये डायमेंशन हो गया लेंथ इनवर्स का। तो आप इससे प्रूव भी कर सकते हो
कि k का डायमेंशन जो आएगा वो कितना आएगा, फर्मी इनवर्स मतलब कि मीटर इनवर्स ही आएगा, लेंथ इनवर्स ही आएगा। अभी प्रूफ भी किया आपने डायमेंशनल भी, और यहाँ से भी दिख रहे हो। हाँ बहुत बोल देते हैं यार हम। k के इज इक्वल टू 1, आगे बोलो देखो क्या कह रहा है। एंड द repulsion electrostatic force between the proton is just balanced by the electrostatic nuclear force by when the separation is 5 Fermi। R की वैल्यू दे दिया है 5 फर्मी, एंड 1 फर्मी में कितना 10⁻⁻15 मीटर। तो ये R का वैल्यू हो गया। और हमें निकालना है क्या निकालना है, when the separation फाइंड द वैल्यू ऑफ C। क्या बात है एस सी वर्मा सर, आपने क्या क्वेश्चन बनाया, C का वैल्यू। अरे सर कुछ क्वेश्चन नहीं है, आप ऐसे फेंक रहे हैं, सिर्फ Fe बराबर F न्यूक्लियस, क्वेश्चन बोल दिया है, न्यूक्लियर फोर्स Fe के बराबर। तो जब Fe बराबर Fn है तो Fe की वैल्यू क्या, K Q1 Q2 अपॉन में R² एंड होल इज इक्वल टू C e की पावर माइनस KR अपॉन में R²। ठीक है, अब हमको इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो ये पूरा का पूरा एक नंबर वैल्यू है, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा एक नंबर वैल्यू है, ठीक, जिसको मैं डायरेक्टली, ध्यान देना, वैल्यूज क्या रखूंगा, R की जगह पे 5 फर्मी दिस, एंड K की जगह पे कहाँ गया, K की वैल्यू तो हमको पता ही रहती है 9 × 10⁻⁹, सॉरी -9 बोल रहा हूँ, दिमाग भी ना मेरा, दैट इज 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाई K की वैल्यू प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास होगा, प्रोटॉन ही दिया है ना, हाँ प्रोटॉन ही दिया, 1 चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁹ एंड होल अपॉन में रेडियस की वैल्यू हम फर्मी में लेंगे, वो भी ये वाला 5 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू C की वैल्यू हमको नहीं पता है, उसी को तुमको निकालना है, E के पावर में माइनस K का वैल्यू तो हम 1 ले लेंगे, K का वैल्यू हमको कुछ लेना नहीं, K का वैल्यू हम 1 ले लेंगे, और R का वैल्यू केवल बचेगा, और R का वैल्यू हमारा क्या बचेगा, जो दिया है 5 × 10⁻⁻15। कर लो इसको सॉल्व, कैलकुलेटर से हल्का से यहाँ पे हेल्प होगा, ठीक, इसको हल्का सा सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू जो आपकी आएगी वो डायरेक्ट वैल्यू आएगी आपकी, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -26 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये C की डायरेक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो आप जानते हो कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करना था, मेरा काम था कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा वो बताना, तो उसको सॉल्व करके आराम से वैल्यू लिख लो। तो 15 नंबर का न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व हो चुका है। आज के लेक्चर में केवल इतना ही रखो, 15 तक न्यूमेरिकल बता दिया हूँ, अगला लेक्चर कल ही आएगा, बहुत जल्द ही आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ रीज़न था इसलिए मैंने समय इतना एक्सपेंड कर दिया आपका, बहुत जल्द अगला न्यूमेरिकल्स भी आ रहा है। घर पे रहिए, सेफ रहिए, मैं फिर मिलूंगा, जस्ट तुरंत आ रहा हूँ। थैंक यू।